हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देन 9 PM पे उन क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। एंड जहाँ तक संडे की बात है, संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस लेते हैं। अगर आपको अपने आंसर्स सबमिट करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, इस चैनल पे आप पीयर इवैल्यूएशन के लिए उसको सबमिट कर सकते हैं एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब आज का जो सेशन है इसमें हमने GS4 एथिक्स से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक केस स्टडी भी हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी इश्यूज हों आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। एंड हमेशा की तरह सबसे लास्ट में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लंबा आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक्सप्लेन द ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी ऑफ महात्मा गांधी एज ए मॉडल फॉर डेवलपमेंट। देन एग्जामिन वेदर प्रेजेंट डे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉरपोरेट फिलेंथ्रोपी इज क्लोज और फार फ्रॉम दिस फिलोसॉफी। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इसके डिफरेंट पार्ट्स को समझ लेते हैं। एक बार आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद कंटेंट का इतना इशू ज़्यादा होता नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको महात्मा गांधी की जो ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यासी दर्शन, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। देन आपको ये बताना होगा कि ये जो फिलोसॉफी है, ठीक है, इसका किस तरह से रिलेशन है CSR के साथ, क्लोज या फिर फार, ये दोनों ही आपको एड्रेस करने होंगे। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना CSR वाला, इसका ओरिजिन इसी फिलोसॉफी से है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दोनों ही चीज़ों को लिंक किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी क्या होती है, देन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड जहाँ तक CSR की बात है, ये ऑलरेडी सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम प्रिपेयर करते ही हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन इस फिलोसॉफी के बारे में बताएंगे। देन क्योंकि CSR के बारे में पूछा गया है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो ब्रीफ में कि होता क्या है एंड उसका किस तरह से रिलेशन है ट्रस्टीशिप के साथ, वो आपको बताना होगा। क्लोज है कि फार है, ये दोनों आपको बताना होगा। एंड सबसे एंड में आप कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी है गांधी जी की, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, ये जो इनकम इनइक्वलिटी है, इसको ख़त्म करना है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जस्ट अभी इसको डिस्कस कर लेंगे काफ़ी अच्छे से। तो इसी से आप शुरुआत कर दीजिए कि ये जो फिलोसॉफी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज ऑफ ऑनरशिप एंड इनकम। तो ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। देखिए, ये जो फिलोसॉफी है इसमें गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी का ये मानना था कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। हर चीज़ जो है वो गॉड से बिलोंग करती है, मीन्स हर चीज़ पे जो राइट है वो गॉड का है, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वर्ल्ड के, वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही होंगे जिनके पास राइट होगा उन रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं होगा, रिसोर्सेज पे हर बंदे का राइट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इस फिलोसॉफी के पीछे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई पर्सन है X एंड ये काफ़ी वेल्दी पर्सन है और इसके पास मान लीजिए
100 रुपीज़ हैं। अब ये 100 भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस 100 में से मान लीजिए इसकी जो नीड है वो केवल 10 रुपीज़ की है और बाकी जो 90 है वो एडिशनल इसके पास वेल्थ है। लेकिन क्योंकि काफ़ी कुछ इनइक्वलिटीज़ होती हैं तो सारा पैसा इसके पास है। तो गांधी जी का ये कहना है कि भाई जो 10 रुपीज़ हैं वो तो आप स्पेंड कर लो, लेकिन ये जो 90 रुपीज़ है ना, इन पे आपका राइट नहीं है। इस पे किसका राइट है? सोसाइटी का। क्यों? क्योंकि इसको अर्न करने में केवल आप ही के एफर्ट नहीं लगे, बल्कि जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उन सब का रोल रहा है इस वेल्थ को जनरेट करने में। आप एग्जांपल ले लो किसी भी इंडस्ट्री का, पूरा प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? जो उसका ओनर होगा उसके पास, लेकिन उस प्रॉफिट को अर्न करने में सभी लोगों का एफर्ट्स होते हैं। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये जो एडिशनल वेल्थ है इस पे आपका सोल राइट नहीं है और इसके ट्रस्टी आपको बनना होगा और एज ए ट्रस्टी आपको इस वेल्थ का यूज़ करना होगा वो जो पुअर सेक्शन है, ठीक है, वो जो गरीब लोग हैं, वो जो वर्कर हैं, लेबर हैं, उनके वेलफेयर में। और जब आप ऐसा करोगे तो जो ये जो इनइक्वलिटी वाला जो इश्यू होता है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि जो वेल्दी पीपल हैं उनको वेल्थ का ट्रस्टी बनना होगा और उस ट्रस्ट का यूज होगा वेलफेयर ऑफ पीपल में, ठीक है, ताकि लोगों को सोशल जस्टिस मिले। तो यही चीज़ आपको लिखनी होगी अबाउट दिस फिलोसॉफी। ये एक सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। देन लॉ ऑफ नॉन पोसेशन, हर चीज़ गॉड से बिलोंग करती है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे वो सब गॉड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। तो इससे होगा क्या? ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है जिसमें वेल्थ कुछ इंडिविजुअल के पास रहेगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक इगलिटेरियन सोसाइटी में, जहाँ पे सब लोगों का सोशल वेलफेयर आप इंश्योर कर सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे एंड आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इससे CSR किस तरह से लिंक है, बात सेम ही है, आई होप आप समझ पाएंगे। जो वेल्थ एक इंडस्ट्री, एक कॉरपोरेट जनरेट कर रहा है तो उस वेल्थ पे केवल उस इंडस्ट्री या फिर वो जो ऑनर है उसी का हक नहीं है, उसी का राइट नहीं है, बल्कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं या जिन पे उसका इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि सोसाइटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो उनके प्रति भी उस इंडिविजुअल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका वेलफेयर भी उसको इंश्योर करना होगा। इसलिए ये दोनों टॉपिक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना होगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये डेफिनेशन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप याद कर लीजिए। और ये जो ट्रस्टीशिप वाली जो फिलोसॉफी है ना, ये आपको एथिक्स में काफ़ी काम करेगी, ऐसे में काफ़ी काम करेगी। जब भी ब्यूरोक्रेसी पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। IAS को जो कुर्सी मिलती है ना, जो चेयर मिलती है, ठीक है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये लिंक मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए, ठीक है। एक जो IAS ऑफिसर होता है, जो ब्यूरोक्रेट होता है, वो भी एज ए ट्रस्टी काम करता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप लिख सकते हो एथिक्स में, ऐसे में कहीं पर भी। क्या डेफिनेशन है? कॉरपोरेट इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनीज इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मेरी फर्स्ट जॉब थी, उसमें मैं एक पावर प्लांट के लिए काम करता था, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पावर जनरेशन। लेकिन उस प्रोसेस में काफ़ी निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिले, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी एरिया आपको चाहिए प्लांट सेटअप करने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको डिस्प्लेस किया गया। देन पोल्यूशन होगा, क्योंकि काफ़ी कोल यूज होता है पावर प्लांट में, तो एक निगेटिव इफेक्ट है। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, तो उसको आपको एक्ट करना है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए इसके लिए एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका जो क्लॉज है 135, उसमें आपको CSR के बारे में मिलेगा। अब CSR में एक कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकती है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा सेक्शन
7 ऑफ दिस, सॉरी शेड्यूल 7, ये सेक्शन नहीं है, शेड्यूल 7 ऑफ दिस एक्ट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए मुझे आज भी अच्छे से याद है इसका आंसर, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी CSR को लेके, हाई लेवल कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? इंजेति श्रीनिवास। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ एंड हो सकता है आपके काम में आ जाए। अब क्या पूछा गया है कि किस तरह से CSR एंड जो ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी है ये एक दूसरे के क्लोज है एंड फार है, ये आपको बताना होगा। देखिए जब हम बात करते हैं क्लोजनेस की, तो जो कॉन्सेप्ट है CSR का, इसमें चैरिटी नहीं है, आपको दान नहीं देना है, बल्कि आपको सोसाइटी, एनवायरनमेंट और जो एथिकल कंसर्न्स हैं जिसके बेसिस पे आप वेल्थ जनरेट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है, चैरिटी वाला पर्पस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे केवल शेयर होल्डर अप्रोच नहीं है, मतलब जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिनका पैसा लगा है, केवल उसी का आपको फ्यूचर नहीं देखना है, बल्कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच यहाँ पे अपनाई जाती है। जो सोसाइटी है, जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, एनवायरनमेंट है, उसके प्रति भी एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोजनेस टू ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी। आप एग्जांपल दे सकते हैं टाटा का, आपको पता होगा कि टाटा की मैक्सिमम जो वेल्थ है वो ट्रस्ट में होती है, टाटा ट्रस्ट, ठीक है। इन सब के आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हाउ इट इज़ फार फ्रॉम ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी। देखिए यहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, 2%, और किस चीज़ का 2%? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स, ये उस एक्ट में मेंशन किया हुआ है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है, तो एक फोर्स वाला एलिमेंट होता है जिसकी वजह से कंपनी ये पैसा खर्च करती है। तो होता क्या है कि कभी कभी अननेसेसरी या फिर इररिलेवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पैसा खर्च हो जाता है, तो इस एक्ट की जो स्पिरिट है वो फुलफिल नहीं होती है। देन सेकंड पॉइंट क्या आता है, कभी कभी ये जो एक्सपेंडिचर है ये कंपनी अपने बिजनेस को प्रमोट करने में ही यूटिलाइज कर देती है, और ये सब आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा CSR में, इसको मैं डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट हमने देख लिए। अब आता है कंक्लूजन। किस तरह से कंक्लूड करोगे कि भाई इश्यूज तो हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे एक्नॉलेज कर लीजिए कि गांधी जीज आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप इज येट टू बी रियलाइज इन इंडिया, नेवरथलेस देयर हैव बीन एफर्ट्स टू इम्बाइब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बिजनेस, और आप यहाँ पे JRD टाटा का एग्जाम्पल दे सकते हो। मीन्स इश्यूज हैं लेकिन कुछ कुछ हम आगे भी बढ़े हैं, तो इससे आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक केस स्टडी है। देखिए क्या पूछा गया है। इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी अ न्यू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शनड। The project is expected to reduce traffic congestion, lower pollution levels in the city and save a significant amount of fossil fuel. दरअसल हुआ क्या है कि कोई एक मेट्रो सिटी है जहाँ पे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल्स कम हो जाएंगे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का अमाउंट काफ़ी सेव हो जाएगा। लेकिन इसके निगेटिव इफेक्ट भी हैं। वो क्या है? द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कार शेड फॉर द मेट्रो टर्मिनस स्टेशन, ठीक है, एक कार शेड बनाना है उस प्रोजेक्ट के लिए। एंड द सिटी इज ऑलरेडी वेरी कंजेस्टेड एंड नॉट मच लैंड इज अवेलेबल, ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट अ पैच ऑफ ग्रीन बेल्ट, केवल एक ग्रीन बेल्ट का पैच है, केवल वही अवेलेबल है। मीन्स काफ़ी वहाँ पे ग्रीनरी होगी। कॉन्सिक्वेंटली द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ट्री अथॉरिटी अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू कट डाउन अबाउट 2700 ट्रीज। तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो अराउंड 2700 ट्रीज़ को काटने की परमिशन दे देती हैं ताकि ये कार शेड बनाया जा सके। एंड द अप्रूवल enraged environment actions and citizens groups who have organized protest rallies demanding withdrawal of this order and conservation of the green belt. अब कुछ लोग हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सिटीजन्स हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं,
प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड क्या है कि इसको विड्रॉ किया जाए, ठीक है, ताकि इस ग्रीन बेल्ट को हम सेव कर सकें, इसको कंजर्व कर सकें। एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो टुक अप द कॉज, ये इश्यू मीडिया में भी काफ़ी फोकस में है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गिवन द सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है वो आपको बताने हैं, एंड इश्यूज इन्वॉल्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इश्यूज हैं वो भी आपको बताने होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर आप म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, जो आप बन जाओगे एक बार आप आईएएस बनोगे तो, ठीक है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू अडॉप्ट कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अगर आप म्यूनिसिपल कमिश्नर होंगे तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सेकंड पार्ट में पूछा गया है। अब दोस्तों बेसिकली ये केस स्टडी किस चीज़ की है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, तो इसी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे, दिस केस स्टडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीड टू स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। देखिए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है एंड जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है वो भी ज़रूरी है। तो अगर आप एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हो जिसमें या तो डेवलपमेंट या फिर एनवायरनमेंट को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, तो वो सही नहीं माना जाएगा। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जिससे डेवलपमेंट भी हो जाए और एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन, उसका प्रोटेक्शन भी हो जाए। एंड इसीलिए आपको इतना बड़ा रोल दिया गया है कि आप म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाइए, ठीक है, और आपको एक बैलेंस बनाना होगा बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं इसके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं और वो उस केस स्टडी में साफ साफ मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1 सिटीजन्स एंड सिविल सोसाइटी, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्या इश्यूज हैं, सबसे पहला राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सबका राइट है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। देन वो ये भी चाहेंगे कि उनको प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट पोल्यूशन, अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, और वो ये भी चाहेंगे कि कम्यूटेशन जो है वो काफ़ी आसानी से हो। मतलब डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट दोनों ही उनकी रिक्वायरमेंट है। देन उनके जो व्यूज़ हैं वो भी कंसिडर किए जाने चाहिए क्योंकि वो भी सोसाइटी के पार्ट हैं, ठीक है। देन उनके पास ये भी राइट है कि वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें, ठीक है। तो ये सब इश्यूज आप लिख सकते हैं सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी में। देन सेकंड स्टेक होल्डर क्या होंगे, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और इनके माइंड में क्या चल रहा होगा कि भाई मुझे टाइम पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और मुझे किसी भी तरह का रेथ ऑफ कॉमन पब्लिक वो नहीं चाहिए, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट वगैरह नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। और मीडिया में किसी भी तरह की निगेटिव पब्लिसिटी ना हो, इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो ये इनका कंसर्न होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आया, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कमिश्नर वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है। अब देखिए उनका क्या इशू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। नंबर 1, एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। इस चीज़ से आप सब सहमत होंगे, किसी भी तरह का कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो, ठीक है, उस चीज़ को भी इंश्योर करना है। ये प्रोजेक्ट रुकना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी ग्रीवांसेस भी आपको एड्रेस करनी होगी, ठीक है। तो ये सब इशू चल रहे होंगे गवर्नमेंट के माइंड में। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होगी। देन एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि आपको एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जो 2700 ट्रीज काटे जा रहे हैं उनका सर्वाइवल आपको इंश्योर करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी एनवायरनमेंट। और ये भी चीज़ इसमें ज़रूरी होगी कि जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो, जो कि फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो आपको दोनों ही फैक्टर यहाँ पे सोचने होंगे, इसलिए मैंने कहा था कि आइदर और अप्रोच नहीं चलेगी। देन आखिरी स्टेक होल्डर कौन होगा, मीडिया। देखिए केस स्टडी में जो जो नाम दिए गए हैं वो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये इशू फोकस में है मीडिया के। अब मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि जो भी डेवलपमेंट है उसको इम्पार्शियल, बिना किसी बायसनेस के उसको प्रेजेंट किया जाए। ये प्रेजेंट मीडिया की बात नहीं हो रही है, ये आइडियल मीडिया की बात हो रही है।
आज की मीडिया तो टोटली बायस्ड है। देन एक अवेयरनेस क्रिएट करना काम होता है मीडिया का, एंड गवर्नमेंट एंड कॉमन पब्लिक के बीच में ब्रिज का काम करती है मीडिया। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मीडिया का रोल काफ़ी अहम है। अब देखिए, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके इश्यूज़ को आपको एड्रेस करना होगा कोर्स ऑफ एक्शन में। अगर नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, आपको एड्रेस करना होगा। अब हम बात करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन की। देखिए, एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये प्रोजेक्ट टाइम पे बन जाए और जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान ना हो। तो ये तीनों चीज़ों पे आपको बैलेंस बनाना होगा, इन तीनों चीज़ों को आपको इंश्योर करना होगा। अब इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले जो सोसाइटी है, जो सिटीजन्स है, उनको आप परसुएट करो। ये सबसे पहली स्टेप होती है परसुएशन। इसको आप याद कर लो, हर केस स्टडी में ये काम आती है, ठीक है। आप परसुएशन टूल का यूज़ करोगे, किस लिए? ताकि आप जो सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करो, किस बारे में, कि क्या प्रॉफिट होगा, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट होगा इस मेट्रो प्रोजेक्ट से, ठीक है। और वो सब बताए हुए हैं कि पोल्यूशन लेवल कम होगा, कंजेशन कम होगा। तो आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए परसुएशन से। जो सिटीजन है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ आप पर्सनली मीट करो। देखिए, जनरली होता क्या है कि जो डिस्टेंसिंग होती है अथॉरिटीज़ के बीच में और जो प्रोटेस्टर हैं उनके बीच में, उससे भी इशू काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उनको इन्वॉल्व करो, उनके साथ मीटिंग करो और जो उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करो। अगर न माने तो पुलिस आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद आप फ़ोन लगा रहे हो कि साहब पुलिस भेजिए। ऐसा नहीं, आपके पास आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें ऐसी सिचुएशन को डील करना है। तो पुलिस प्रेजेंस आपको इंश्योर करनी होगी, ठीक है। इसके बाद जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके कंसर्न को आप किस तरह से एड्रेस करोगे कि भाई देखो, जो ग्रीन कवर है उसको काटना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसकी बदले में हम उससे ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करेंगे और इसमें आपकी सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपरी मन से बता रहे हो। तो आपके एक्शन इस तरह के होने चाहिए कि उन लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ भाई ये पॉजिटिव वे में काम करेंगे। एंड जो प्लांटेशन की आप बात कर रहे हो, इसमें उन्हीं लोगों की हेल्प ले लो, ठीक है, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि हाँ भाई ये सीरियसली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। देन मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उनके इश्यूज़ को किस तरह से रिजॉल्व करोगे? उनको पुलिस प्रोटेक्शन दो, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट वहाँ पे ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करो। और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको उनका सपोर्ट करना होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का है नहीं। देन गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो एक ट्रस्ट बिल्ड करे, जो मैंने आपको बताया कि आपके एफर्ट्स में सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। देन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप शामिल कीजिए डिसीजन मेकिंग में, एक कंसेंसस बनाइए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट एंड ट्रीज। अब इनके कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करोगे? देखिए, आप आइडियाज़ मांग सकते हैं लोगों से कि क्या हम किसी अल्टरनेट लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि स्पेस आपके पास लिमिटेड है, तो ये पॉसिबल होगा भी नहीं। देन आप कोई इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं उस कार शेड को बनाने में, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। आप इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि जितने ट्रीज़ काटने हैं उतने ही काटे जाएं, किसी भी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना होगा। एंड जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है उसको भी आपको इंश्योर करना होगा उस सिटी में, ठीक है। तो ये सारे एक्शन आपको लेने होंगे। इसके बाद देखिए, जब बात आती है ट्री प्लांटेशन की, तो देखिए होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। किस तरह से? देखिए, अप्रोच इस तरह से होना चाहिए कि केवल वन टाइम बेसिस पे आपको एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखना होगा। आपकी अप्रोच, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर आपका फोकस एनवायरनमेंट पे भी होना चाहिए। इसलिए इस तरह की एक्टिविटी, प्लांटेशन एक्टिविटी पूरे साल भर चलनी चाहिए। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन डेवलपमेंट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच आपको यहाँ पे अपनानी होगी, ठीक है। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा। देन मीडिया, देखिए मीडिया
के साथ आप क्या करोगे, मीडिया को आपको टाइमली इंफॉर्मेशन देनी होगी, आपको प्रेस ब्रीफिंग करनी होगी, उनको सारे के सारे जो आपके डिसीजन हैं उनके बारे में बताना होगा ट्रांसपेरेंटली, ताकि वो सही से रिपोर्ट करें, क्योंकि उनका काम क्या है, रिपोर्टिंग करने का। तो अगर वो सही से एक लिंक बनेंगे गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में, तो आपका रोल काफ़ी आसान हो जाएगा। आप चाहें तो सोशल मीडिया का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं अपने व्यूज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे कोर्स ऑफ एक्शन। अब आता है कंक्लूजन, किस तरह से कंक्लूड करोगे। देखिए कंक्लूजन साफ है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी आपको इंटीग्रेट करना होगा, और ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन रहेगा। मीन्स एक बैलेंस बनाना होगा एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच में। तो इसी के साथ ये दोनों ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और एक लर्नर की आंसर शीट हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रस्टीशिप इज ए सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये महात्मा गांधी की फिलोसॉफी है, तो इसको दोबारा मत लिखो तो चलेगा, लिख दिया तो भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ठीक है, शुरुआत आपकी ठीक है। देन आपने क्या लिखा है, दी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप दैट एडवाइज्ड द ओनिंग क्लास टू बिहेव एज द ट्रस्टीज ऑफ द नेशनल वेल्थ इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। थोड़ा ना वर्ड्स थोड़े सही से लिखो, ये क्लास लग नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये सही लिखा है आपने। देन आपने हेडिंग दी है ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी एज मॉडल फॉर डेवलपमेंट, एंड यहाँ पे आपने अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन की बात की है, कुछ एग्जाम्पल देने की बात की है, टाटा ग्रुप की बात आपने की है, सोशल जस्टिस की बात आपने की है, अबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, इन सब की बात आपने की है, 1893 डिमांड ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। देखो इतना लंबा आपको खींचना नहीं है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने हैं, और ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको ब्रीफ में ये सब चीज़ें लिखनी होगी। यहाँ तक जो आपने लिखा वो काफ़ी है, बाकी इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, माना कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको देखनी चाहिए। और वैसे भी एथिक्स का पेपर काफ़ी लेंदी आता है। ठीक है, तो जो रिलेवेंट पॉइंट है केवल वही आप लिखिए, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। तो इन सबको लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपने लिखा है कि इसका एम क्या है, रिड्यूस इन इक्वलिटी इन द सोसाइटी। तो देखो ये एक रिलेवेंट पॉइंट है, ये आपको पहले लिखना चाहिए था। देन आपने गवर्नमेंट की स्कीम्स बताई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, तो देखो ये सब पूछा ही नहीं गया है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, तो इशू क्या है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि क्या पूछा गया है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सबको सेम तरीके से उन पे सेम वेटेज दो और उन सबको एड्रेस करो। यहाँ पे हुआ क्या है, आपने केवल एक ही पोर्शन ले लिया ट्रस्टीशिप, और पूरा का पूरा कंटेंट आपने उसी में डाल दिया है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देन आपने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। तो देखो हुआ क्या है कि आपने बाकी की जो डायमेंशन है वो छोड़ दी है, CSR क्या होता है, उसका क्या लिंक है, वो सब आपने छोड़ दिया है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या किया है, यहाँ पे आंसर क्रिएट करने की कोशिश की है, जो चीज़ पूछी नहीं गई है वो भी आपने बताई है, तो इस तरह से आपको आंसर क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, इससे एक निगेटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के माइंडसेट पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, उसका स्ट्रक्चर, उसका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करो, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो, और फिर उन सबको एड्रेस करो। इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा, और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक केस स्टडी है। देखो यहाँ पे शुरुआत आपने की है, एज दिस प्रोजेक्ट इज हेल्दी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन and lowering traffic in that area, but the concern of environmentalists cannot be neglected। ठीक है, तो ये वही बात है जो मैंने कही थी, लेकिन आपने इसको अलग तरीके से लिखा है, काफ़ी बड़ा लिखा है, तो इसको आप कंसाइसली लिख सकते हो, एक लाइन में हो जाएगा ये। फिर आपने स्टेक होल्डर्स बताए हैं, पीपल, तो देखो पीपल की जगह सिटीजन लिखो, सिविल सोसाइटी लिखो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यही वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उस केस स्टडी में।
एंड फिर बाकी ये इसके बारे में डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछा क्या गया है, स्टेक होल्डर एंड देयर इश्यूज, और इश्यूज आपने बाद में बताए हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में मत लिखो, यहाँ पे केवल नाम लिख दोगे चलेगा। देन एनवायरमेंटलिस्ट, देन ट्री अथॉरिटी, एज इट मे बी क्वेश्चन टू गिव क्लियरेंस। अब देखो ये सही नहीं है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्होंने सैंक्शन किया है, तो ये चीज़ हो गई। आपने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर छोड़ दिए हैं, आपने मीडिया को छोड़ दिया है, आपने गवर्नमेंट को छोड़ दिया है, आपने एनवायरनमेंट को छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, तो ठीक है। देन आपने उनके इश्यूज अलग से यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, एनवायरमेंटलिस्ट कंसर्न इज वैलिड बट द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी इनकम्प्लीटेड, तो ये सही बात है। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इट विल कीप कंटिन्यू। अब देखो ये थोड़ा सेंटेंस सही से लिखो ना, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। एज दिस प्रोजेक्ट विल फैसिलिटेट देम, तो किस तरह से फैसिलिटेट करेगा ये भी बताइए, तो मीनिंगफुल सेंटेंस होने चाहिए। द एनवायरमेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कैन नॉट बी डन एट कॉस्ट ऑफ 2700 ट्रीज, ठीक है। तो ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन काफ़ी सारी डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं। जो बेनिफिट्स हैं इस प्रोजेक्ट के उनको भी कंसिडर कीजिए, और वो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू में डालने होंगे, ठीक है। और काफ़ी कुछ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन क्या एक्शन होगा वो आप बता रहे हैं कि एज ए कमिश्नर इट इज़ माई ड्यूटी टू इंश्योर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, सही बात है। आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट, आप मतलब परसुएट करेंगे, तो देखिए परसुएशन की आप बात कर रहे हैं, बाय गिविंग फॉलोइंग रीजंस, आप कुछ कारण बता रहे हैं कि उसके बेनिफिट क्या हैं प्रोजेक्ट के, तो वही बात है, ये एक अच्छा पॉइंट है। आप उनको इसके बेनिफिट, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। देन इट विल हेल्प टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, ठीक है। तो ये सब आप उनको फ़ायदे बता रहे हैं। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी विल मॉनिटर दैट नो अदर देन अप्रूव्ड लैंड इज यूज्ड, ठीक है, ओके। टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, ट्राई टू प्लांट मोर प्लांट एज पॉसिबल, तो आपको ट्राई नहीं करना है, तो ये गलत है, आपको इंश्योर करना होगा। ट्राई से नहीं चलेगा, ट्राई से तो वो लोग मानेंगे ही नहीं। अगर आप कहोगे कि मैं ट्राई करूँगा, ट्राई नहीं, आप उनको श्योरिटी दीजिए कि आप ज़्यादा प्लांट वहाँ पे लगाएंगे, आपको उसकी श्योरिटी देनी होगी। तो वर्ड्स काफ़ी मैटर करते हैं कि क्या वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ट्राई का मतलब क्या है कि आप सिंसियर नहीं हो, आपकी अप्रोच काफ़ी कैजुअल है। अगर आप लिखते हैं कि मैं इंश्योर करूँगा, इट मीन्स आप कमिटेड हो, तो वर्ड्स का सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आपने कंक्लूड कर दिया कि बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स आई विल इंश्योर लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय परसुएडिंग। तो देखो आप रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, तो ये नहीं करना है ना आपको, ऑलरेडी आपने ऊपर लिख दिया है। और काफ़ी सारी डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, स्टेक होल्डर छोड़े हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपने छोड़ दिए हैं, और उनको आप किस तरह से एड्रेस करोगे वो आपने छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक होलिस्टिक कवरेज आपको करना होगा जब भी आप किसी केस स्टडी को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन होगा कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्या क्या डिफरेंट डायमेंशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने दोनों क्वेश्चंस भी देख लिए हैं एंड दोनों आंसर शीट्स भी हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई डाउट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस इनिशिएटिव को आप शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।